अभी हम पढ़ेंगे सिविक्स पार्ट नंबर 3। कहता है कि अनुच्छेद ख क्या है। सार्वजनिक धन का स्वामित्व या नियंत्रण मतलब सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, ये अनुच्छेद 39 के ख में। अब आ गया 39 के ग, धन का समान वितरण। अब आ गया कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में कम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 41 में 15 अगस्त 1995 को प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी मतलब राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना या अन्नपूर्णा योजना। अनुच्छेद 42 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिरक्षण। अनुच्छेद 46 में अब आ गया अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के क हो जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्यजीव संरक्षण। आगे है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का विवृद्धि। उपर्युक्त अनुच्छेदों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो सत्य मतलब राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांतों के रूप में काम करते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 350 के क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, या केटी शाह ने कहे थे। अब आगे चलते हैं मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। कहता है कि मौलिक नीति निर्देशक सिद्धांत जो था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 4 में है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है सिद्धांत जो है भाग 4 में है और मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाना पड़ता है नीति निर्देशक सिद्धांत को, जबकि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय जाना पड़ता है। या समाज की भलाई के लिए कौन नीति निर्देशक सिद्धांत, और मौलिक कर्तव्य जो है आपके या व्यक्ति के अधिकार के लिए इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है नीति निर्देशक सिद्धांत के पीछे, जबकि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है या सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है कौन नीति निर्देशक सिद्धांत, और मौलिक अधिकार सरकार के अधिकारों को स्वतः महत्व को घटाता है या सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक प्राप्त होता है, जबकि यार अधिकार नागरिक को स्वयं मिल जाता है। आगे चलते हैं मौलिक कर्तव्य। सरदार सोनसी समिति की अनुशंसा पर संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 4 के क मतलब भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वजों को राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजन रखें और उनका पालन करें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, देश की रक्षा करें, भारत के सभी नागरिकों को समरसता और समग्र समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं को महत्व को समझें और उसका परीक्षण करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावनाओं का विकास करें। ठीक आगे है सार्वजनिक की संपत्ति को सुरक्षित रखें, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ावा का प्रयास करें और माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करें, जो 86वां संविधान संशोधन दिया गया। अब आगे आपका संघीय कार्यपालिका। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 53 में। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, अतः मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल होता है। आगे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, चर्चा अनुच्छेद 52 में।
राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा, लोकसभा के निर्वाचित किए जाने योग्य होगा और चुनाव के समय लाभ के पद धारण नहीं करता होगा। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मंत्रिमंडल होगा अनुच्छेद 54 में। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित किए जाते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होता है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। अब आगे है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है अनुच्छेद 55 के तहत। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले अनुच्छेद 56 के तहत। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारण प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेना पड़ता है। अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से कही जाएगी और अनुच्छेद 77 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। जैसे सबसे पहला था राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फरूक अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैन सिंह, आर वेंकटरमण मणि, शंकर दयाल शर्मा, आर नारायण, पीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और 15वां है द्रौपदी मुर्मू। बीबी गिरी 3 मई 1969 को से 20 जुलाई 1969 तक, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, बीडी दत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। अब आगे है आपका राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। पहला, राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने त्यागपत्र द्वारा या त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा और इसकी सूचना लोकसभा को 14 दिन के अंदर देगा अनुच्छेद 56 के 2 के तहत। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 के 1 में उल्लिखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। अब आगे आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी जिस पर उस सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे और संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया 1/4 साइन करेगा, 2/3 सदस्य पारित करेगा, तब दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या करवाएगा और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तारीख से राष्ट्रपति का त्यागपत्र हो जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की रिक्त 6 महीने के अंदर भरना होगा। ठीक, जब राष्ट्रपति पद की रिक्त पद अवधि 5 वर्ष की समाप्ति से पहले हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा अनुच्छेद 62 के 1 के तहत। ठीक, किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलम्ब हो जाता है तो राज अंतराल ना होने पाए, इसके लिए यह उपलब्ध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता अनुच्छेद 56 के 1 के तहत या के तहत। इसी दशाओं में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं कर सकेगा। अब आगे है आपका अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहेगा तब ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है, जिसके अनुसार संसद जैसे उचित समझे वैसे उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति अधिकार अधिनियम 1969 पारित किया, जो
यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उनके नहीं रहने पर उसी न्यायालय के वो वरिष्ठ न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क मतलब निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृति अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के लिए 18 लाख रुपये यानी कि 1.5 लाख पर मंथ वार्षिक पेंशन 18 लाख रुपये दिया जाता है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य क्या है? नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति बहुत को नियुक्त करता है। जान लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के, राज्यों के राज्यपाल को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, अन्य चुनाव आयुक्त को, भारत के महान्यायवादी को, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों को, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। ठीक, अब होगा संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्तों को, वित्त आयोग के सदस्यों को और भाषा आयोग के सदस्यों को, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों को, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को, भारत के राजदूतों को तथा अन्य राजनयिकों के, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक संबंध की रिपोर्ट में देने वाले आयोग के सदस्यों को। अब आगे आपका है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के बारे में जान लीजिए। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधियां मतलब विधायी शक्ति प्राप्त होता है। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावासन करने तथा लोकसभा को भंग करने के अधिकार राष्ट्रपति को। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून सम्मत बनता है। संसद में जो है निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नामों या परिवर्तन संबंधी विधेयक। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में, संचित विधेयक अनुच्छेद 117 के 3 में। ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हो प्रभास डालने वाले विधेयक। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक अनुच्छेद 304 के 4 में। कहता है यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमत हो तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत किसी अनुमोदन की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 113 के 3 के तहत। आगे है संसदीय सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। अनुच्छेद 331 के तहत। अब आगे इसी प्रकार कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव तथा दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति नामजद करवा सकता है। अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के सदन के समय अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राजसूची के विषय पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। जब दोनों सत्र सत्रावासन में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होता है। ठीक। सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित होती है, किंतु इनका उपयोग विधि द्वारा नियमित होता है। राजनीतिक शक्ति। दूसरों देशों के साथ कोई समझौता या संधि या राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत के विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। अब आगे क्षमादान की शक्ति। संसद के अनुमोदन 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने तथा उसका प्रतिलंबन परिहार लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। क्षमा एवं दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है। आगे चलते हैं। क्षमा में जो था दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के रूप में बदल करके कम कर दिया जाता है और मृत्यु दंड का लघुकरण कठोर या
वो नहीं है गिरे वो परिहार करना, प्रतिलंबन में किसी दंड पर जो है रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। घड़ी खिंदन गड़ी विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति में रद्द कर दी जाती है तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। अब आगे है आपका राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है: युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, अनुच्छेद 352। ठीक, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, अनुच्छेद 356। आपात राष्ट्रपति शासन हो जाएगा अनुच्छेद 356। वित्तीय आपात होगा 360, जिसको न्यूनतम अवधि 2 माह की होती है वित्तीय आपात की। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। तोहर बच्चा बढ़िया छो, ध्यान देतो, दौड़ल घूरे छो के ध्यान देतो। राष्ट्रपति के किसी विधेयक पर अनुमोदन देने या न देने के लिए निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जे भी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जे भी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण अनुच्छेद 86 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष बाद 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इस विधेयक को नए राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला किया। अब आगे आपका भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्तीय आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखा जाता। अब आगे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की गणना करना पड़ी थी। हल्ला करबे जा पढ़े छियै तो हल्ला करे जो नहीं गिर थोड़ा खराब करे। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे कल्ले से जा खाए नहीं बने होने ला जाइयो नहीं बनते जा खाए। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। अब आगे उपराष्ट्रपति चर्चा अनुच्छेद 63 में। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य नहीं होता, अतः इससे मतदान देने का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार पर उसे प्राप्त होता है। योग्यता क्या होना चाहिए? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति होने योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होगा, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होगा, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का सदस्य नहीं हो सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसे उस सदन द्वारा अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया जाता है। अब आगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, अनुच्छेद 66 के 1। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनाने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसा निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। संसद के दोनों सदनों में बनने वाले निर्वाचन गण में निर्वाचित एक मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना पड़ता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।
किंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। अनुच्छेद 67 के क के तहत। अब आगे है आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं जिसे राज्यसभा के तत्कालीन एवं समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है और जिसे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के नियोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। अनुच्छेद 67 के ख के तहत उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर धारण रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 67 के ग के तहत। अब आगे है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीजी दत्ती, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर वेंकट रमन मणि, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए कार्य अवैध नहीं होते। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करता है। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियाँ, उन्मुक्तियों, उपलब्धियाँ, भत्तों और विशेष अधिकार प्राप्त होगा। जब किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। अब आगे आपको प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 91वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 के द्वारा यह कहा गया। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करेगा और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 75 के 4 के तहत। अब आगे है आपका मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसदीय सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य होगा, नहीं तो उसका अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। अनुच्छेद 75 के 5 के तहत सभी मंत्रियों, राज्य मंत्री और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान या उनके सुविधाएं प्राप्त होती। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावासन करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटन करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों को घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी होती है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विभिन्न अधिकारियों जैसे कि भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं चुनाव आयुक्तों
वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों एवं अन्य नियुक्तियों के संबंध परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्रियों कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद सदस्यता की विघटित हो जाती है और यह शून्यता उत्पन्न हो जाती है। अब आगे आपका प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक। जवाहरलाल नेहरू देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसे पहली व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार इंदिरा गांधी जब मंत्री बनी तब वह राज्यसभा की सदस्य थी, दूसरी बार लोकसभा के। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, 13 दिन तक। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा 32 वर्ष तक। सबसे लंबा अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। आगे चलते हैं। अब आगे है कि जवाहरलाल नेहरू। देखिए प्रधानमंत्री की सिलसिला। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, I.K. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अभी भी नरेंद्र मोदी है। सबसे लंबा कार्यकाल रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री था चौधरी चरण सिंह। और विश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाला प्रधानमंत्री था आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। कथा कि सबसे छोटा कार्यकाल रहता अटल बिहारी वाजपेयी। पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य एच.डी. देवेगौड़ा। 3 प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उसके पद अवधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 को और 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ पटेल थे। अब आगे आपका मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कहता है कैबिनेट सचिव जो होता है सचिव रिवर्सेस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधानमंत्री बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है और वह मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। मंत्रालयों को वित्त संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल के द्वारा। अब आगे है संघीय संसद। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 के तहत राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। अब आगे है आपका वर्तमान समय में राज्यसभा यह 245 है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। शेष 233 संघीय सांख्यिक इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, अनुच्छेद 83 के 83 के होने के तहत। अब आगे है कि राज्यसभा का सदस्य
उत्तर प्रदेश में 31 गो, महाराष्ट्र में 19 गो, तमिलनाडु में 18 गो, बिहार में 16 गो, पश्चिम बंगाल में 16 गो, कर्नाटक में 12 गो, आंध्र प्रदेश में 11 गो, मध्य प्रदेश में 11 गो, गुजरात में 11 गो, उड़ीसा में 10 गो, राजस्थान में 10 गो, केरल में 9 गो, पंजाब में 7 गो, असम में 7 गो, तेलंगाना में 7 गो, ठीक, झारखंड 6 गो, छत्तीसगढ़ 5 गो, हरियाणा 5 गो, हिमाचल प्रदेश 3 गो, उत्तराखंड 3 गो, नागालैंड 1, मिजोरम 1, मेघालय 1, मणिपुर 1, त्रिपुरा 1, सिक्किम 1, अरुणाचल प्रदेश 1, गोवा 1। सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 4 गो, पुदुचेरी में 1 गो, नहीं, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 3 गो और जम्मू कश्मीर में 4 गो है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा एवं सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तक राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। आगे उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाए जाना, अनुच्छेद 91। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रोत्साहन करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देना पड़ता है। जब सभापति उपसभापति दोनों को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 के तहत। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपसभापति या मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर या घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसी प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। केवल राज्यसभा में उपस्थित या मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन अधिकार है, अनुच्छेद 312 के तहत। आज यहीं तक।